लास्ट लेक्चर में हम सब ने जाना कि जो हमारे सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग हमारा बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है कोर पेपर 404, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अक्सर जो बनते हैं वो सेंट्रल टेंडेंसी से ही बनते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मीड, मोड एंड मीडियन, यानी कि बहुलक किसे कहते हैं, माध्यिका का किसे कहते हैं, साथ ही साथ समांतर माध्य। हमने ये भी जान लिया था कि अगर आपको मीन, मोड, मीडियन की डेफिनेशन आती है तो उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, और उसके साथ में अगर न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है तो मोड को निकालना, उसका फॉर्मूला, साथ ही साथ मीडियन, ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अब हम आज के जो नया लेक्चर है उसमें जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। बेसिकली जब कोरिलेशन की बात आती है तो कोरिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो केवल और केवल आपको यही काम नहीं आएगा, बल्कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और जब हम अपने एमएड के लिए भी प्रोसीड करते हैं, इवन रिसर्च वर्क के लिए, देन ओनली आपको ये टॉपिक काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज शुरुआत करते हैं कोरिलेशन से। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कोरिलेशन, रिलेशन यानी कि एक शब्द अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि संबंध। कोरिलेशन को हम कहते हैं सह संबंध, सह संबंध या परस्पर संबंध, यानी कि जब दो या दो से अधिक जो वेरिएबल्स हैं या दो या दो से अधिक जो चर हैं उनके बीच जब हम कोई भी संबंध देखने की कोशिश करते हैं या परस्पर संबंध हम इंडिकेट करते हैं, देन वी कैन कॉल इट कोरिलेशन। जैसे कि डेफिनेशन में भी हम देख सकते हैं, कोरिलेशन इज ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक। ये अपने आप में एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक और टूल है विद द हेल्प ऑफ विच रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स आर स्टडीड, जिसमें हम दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में हम अध्ययन करते हैं कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनके बीच में क्या संबंध पाया जा रहा है। जैसे हम इसका एक एग्जांपल से समझते हैं कि इफ देयर इज अ लंग कैंसर, किसी व्यक्ति को अगर लंग कैंसर है तो लंग कैंसर का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेशन बनता है स्मोकिंग से, तो वो परस्पर सह संबंध है। दैट इज कि स्मोकिंग का कोई ना कोई कोज, कोई ना कोई इफेक्ट, कोई ना कोई प्रभाव, और उसके पीछे जो कारण है, क्योंकि इसमें दो ही चीजें मेन होती है, एक कारण और एक उसके बाद उस कारण का क्या परिणाम रहा, उसका क्या रिजल्ट रहा, उसका क्या इंटरप्रिटेशन रहा। अब कोरिलेशन में डेफिनेशन ही अपने आप समझ में आ रही है कि भाई दो वेरिएबल होंगे, कोई दो चर होंगे जिनके बीच में हम संबंध ज्ञात करते हैं, और उसी को हम टर्मिनोलॉजी को स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी की भाषा में कह देते हैं सहसंबंध। नाउ अब जो कोरिलेशन है, कोरिलेशन की कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि कोरिलेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कोरिलेशन को हम माइनस में दिखाएं, यानी कि नेगेटिव में बताएं या पॉजिटिव में बताएं, लेकिन कोरिलेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो अधिकतम उसका मान होता है, अधिकतम जो उसकी वैल्यू है वो हमेशा 1 होगी, या तो +1 होगा या -1 होगा, या तो 0 से लेकर +1 तक की वैल्यू होगी या 0 से लेकर -1 तक की वैल्यू होगी, कभी भी 1 से अधिक नहीं होगा। ये एक स्टैंडर्ड इसका लेवल है, इसी को, इस टर्मिनोलॉजी को हमेशा दिमाग में रखना है। अब बात आती है कोरिलेशन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। जो कोरिलेशन है, जो हमारा सहसंबंध है, उसको हम अलग अलग आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। उसका अलग अलग वर्गीकरण दिया गया है, चाहे वो डायरेक्शन के आधार पर हो, चाहे वो वेरिएबल्स के आधार पर हो, और चाहे वो रेशियो यानी कि अनुपात के आधार पर हो। जब हम डायरेक्शन देखते हैं यानी कि दिशा, तो दिशा में भी दो तरीके का कोरिलेशन बनता है, सहसंबंध बनता है। वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज निगेटिव। पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक एंड निगेटिव यानी कि नकारात्मक। जब दो वेरिएबल्स के बीच में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, अर्थशास्त्र में अक्सर हम देखते हैं कि अगर किसी वस्तु की जो कीमत है वो बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली जो उसकी डिमांड है वो कम हो जाती है, या अगर किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। अब पॉजिटिव कोरिलेशन को डेफिनेशन के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है, और पॉजिटिव कोरिलेशन को हमेशा हम +VE यानी कि प्लस के सिंबल से ही हमेशा डिनोट करते हैं। व्हेन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स चेंज इनटू द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। यानी कि अगर कोई मान घट रहा है तो दोनों ही चर का जो मान है वो घटेगा, अगर कोई मान बढ़ रहा है जिस दिशा में जितने लेवल पे उतने ही उसमें वो क्या होगा, घटेगा। यानी कि सेम एस्पेक्ट्स पे
आपको देखने को मिलता है, तो इसी को हम कह देते हैं दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। इट इंप्लाइज इफ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इंक्रीज, यानी कि अगर एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है, दैट ऑफ अदर आल्सो इंक्रीज, साथ ही साथ दूसरे की भी उसी प्रोपोर्शनेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज डिक्रीज देन द अनदर वेरिएबल विल आल्सो बी डिक्रीज। अगर मान घटते हुए क्रम में है तो घटते हुए क्रम में ही दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जाएगी, और अगर बढ़ते हुए क्रम में उसकी वैल्यू बढ़ रही है पहले वेरिएबल की, तो दूसरे वेरिएबल की भी उसी क्रम में घटेगी। जब दो चरों का मान एक ही दिशा में परिवर्तित होता है, यानी कि सेम डायरेक्शन में, तो धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। एक चर का मान बढ़ता है और अन्य का भी बढ़ता है, साथ ही साथ एक चर का अगर घटेगा तो दूसरे का भी उसी प्रोपोर्शनेटली घटता है। इसी को हम कह देते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन नहीं है। नेगेटिव कोरिलेशन कब होगा, जब देखेंगे कि एक वेरिएबल का तो मान घट रहा है लेकिन दूसरे का बढ़ रहा है, या एक वेरिएबल का मान बढ़ रहा है और दूसरे वेरिएबल का मान घटेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा सा और। इफ the enhancement of motivation learning is also increased then there is a positive correlation between motivation and learning, very obvious। अगर कोई बच्चे का, हम जो कक्षा में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम अक्सर देखते हैं जब बच्चे का असेसमेंट कर रहे होते हैं कि अगर किसी बच्चे को मैडम ने मोटिवेशन दिया है कि आपने बहुत अच्छा किया है, आप बहुत शाबाशी या वेरी गुड या एक स्माइली बना देती है, तो आप देखोगे कि जो उसका कोरिलेशन आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। यदि बढ़ी हुई प्रेरणा के साथ सीखने में वृद्धि होती है तो प्रेरणा और सीखने के बीच सकारात्मक प्रभाव है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी कि सीखने में भी वृद्धि होगी अगर आप उसको पॉजिटिव मोटिवेशन दे रहे हैं। अगर आप उसे निगेटिव मोटिवेशन देंगे तो उसके साथ साथ पैरेलली उसमें वृद्धि नहीं होगी। जैसे इसमें आपको डायग्राम में दिख भी रहा है, एक तरफ मोटिवेशन है और एक तरफ डीमोटिवेशन है। जैसे जैसे मोटिवेशन देंगे आप उसे, वैसे वैसे उसकी जो लर्निंग है वो भी हाई होगी, लेकिन जैसे जैसे मोटिवेशन उसको कम देंगे तो उसका ग्राफ भी नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि एक डायरेक्शन आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ है और दूसरी नीचे की तरफ है। तो नीचे का मतलब यही है, मोटिवेशन अगर कम है तो ऑटोमेटिकली लर्निंग भी कम होगी, मोटिवेशन अधिक है तो लर्निंग भी बच्चा ज्यादा करेगा। सो वी कॉल दिस इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एक वेरिएबल जिस दिशा में बढ़ रहा है दूसरा वेरिएबल भी उसी दिशा में वर्क कर रहा है। नेक्स्ट, निगेटिव कोरिलेशन, नकारात्मक सहसंबंध हम किसे कहेंगे? व्हेन ड्यू टू इंक्रीज ऑफ वन वेरिएबल द क्वांटिटी ऑफ द वेरिएबल डिक्रीज, घट जाएगी उसकी वैल्यू, एंड द डिक्रीज ड्यू टू द वन वेरिएबल इंक्रीज, इट इज नोन एज निगेटिव कोरिलेशन। एक बढ़ते हुए क्रम में होगा और दूसरे का मान नीचे घटते हुए उसमें दिखाई देता है, तो हम कह देते हैं कि निगेटिव कोरिलेशन। ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे को सीखने की प्रेरणा दी, मोटिवेशन दिया तो लर्निंग भी उसकी इनहांस हुई, तब तो वो पॉजिटिव था, लेकिन अब क्या होगा कि उसमें उसका उलट होगा, आप दे रहे हैं फिर भी उसका रिजल्ट वैसा नहीं आएगा। व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन द अपोजिट डायरेक्शन, जब दो जो वेरिएबल्स होंगे, जो दो चर होंगे, वो हमेशा विपरीत दिशा में अपने आप को परिवर्तित करेंगे, इट इज कॉल्ड द निगेटिव कोरिलेशन। इसी को हम कहते हैं नकारात्मक सहसंबंध। फॉर एग्जाम्पल, इफ द स्पीड ऑफ डूइंग सम टास्क इज हाई, अगर किसी की काम को करने की जो स्पीड है, जो गति है, वो बहुत हाई है, तो हम जानते हैं कि जो उसकी एक्यूरेसी होगी कि काम कितना सही और सटीक हुआ, वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो भी उतना ही अच्छी हो। फॉर मोर एक्यूरेसी लो स्पीड इज नीडेड। एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं कि भाई अगर स्पीड ज्यादा है तो सम टास्क इज हाई व्हेन विल लैक ऑफ द एक्यूरेसी, तो उसमें क्या होगा, एक्यूरेसी थोड़ी लैक करेगी, एक्यूरेसी थोड़ी कम होगी, सटीकता उसमें कम होगी उस काम के अंदर। लेकिन अगर स्पीड उसकी कम है तो काम की सटीकता क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, यानी कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, निगेटिव कोरिलेशन कह रहे हैं। हिंदी में अगर इसे हम समझते हैं तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जब एक चर की मात्रा बढ़ने से दूसरे चर की मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है, तो एक चर के घटने से वृद्धि होगी, तो इसी में ऋणात्मक सहसंबंध कहेंगे। विपरीत दिशाओं में दोनों परिवर्तित होते हैं, यानी कि एक तरफ तो हम हाई की बात कर रहे हैं कि स्पीड हाई है टास्क की, लेकिन तब भी जो उसकी एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी कैसी हो रही है, लैक, एक्यूरेसी लैग कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ मैं कह रही हूं कि स्पीड लो है लेकिन फिर भी उसकी एक्यूरेसी कैसी है, मोर, ज्यादा है। यानी कि अगर आप स्पीड कम है लेकिन एक्यूरेसी क्या होगी, ज्यादा हो रही है, यानी कि अपोजिट चल रहा है। अगर उसकी एक्यूरेसी ज्यादा है लेकिन स्पीड कम है तो दोनों एक दूसरे का प्रोपोर्शनेटली वर्क करेंगे। मैं इस डायग्राम से भी थोड़ा सा समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी मोर, स्पीड
लो। अगर ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो हमें समझ में आ गया है नकारात्मक, क्योंकि हम कोरिलेशन की बात कर रहे हैं, तो स्पीड हमें कैसी रखनी पड़ेगी, अपनी लो रखनी पड़ेगी। जैसे हम ऐसे और थोड़ा सा आसानी से समझ लेते हैं कि अगर कोई टाइपिंग वाला व्यक्ति है, उसकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा है, 35 वर्ड्स इन ए मिनट वैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, लेकिन वो बंदा 70 वर्ड कर देता है, सपोज करो फॉर एग्जांपल। तो जरूरी नहीं है कि उसकी स्पीड तो वाकई में बहुत ज्यादा है टाइपिंग की, तो नो डाउट, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उसने जो लाइन टू लाइन जो सेंटेंसेस बनाए होंगे वो उतने ही करेक्ट और सटीक होंगे जितने होने चाहिए। तो वैसे ही हम देख रहे हैं कि एक्यूरेसी अगर ज्यादा होगी तो स्पीड हमारी कैसी होनी चाहिए, ये कहता है कम होनी चाहिए। लेकिन अगर एक्यूरेसी हमारी लो है तो ऑटोमेटिकली स्पीड भी हमारी कैसी होगी, हाई। यानी कि स्पीड जब ज्यादा है तो गलती होने की संभावना ज्यादा रहेगी, और अगर स्पीड हमारी कम है तो एक्यूरेसी हमारी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। दोनों वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर जो प्रभाव डाल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो कोरिलेशन बना रहे हैं, जो सहसंबंध बना रहे हैं, वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसी को हम कह देते हैं नकारात्मक या निगेटिव कोरिलेशन। अब बात करते हैं कि नंबर्स के बेसिस पे भी, यानी कि संख्या के आधार पर भी हम वेरिएबल्स को के बीच में जब हम कोरिलेशन देखते हैं तो वो भी 3 तरीके का होता है, 3 प्रकार का होता है, जिसे हम सिंपल कोरिलेशन कहते हैं, पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं, एंड देन मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन को हम कह देते हैं हिंदी में सरल, और पार्शियल आंशिक होता है, और उसके बाद मल्टीपल यानी कि बहु सहसंबंध। बहुत एक, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच जब हम कोरिलेशन देखेंगे तब हम मल्टीपल कोरिलेशन की बात करते हैं। सिंपल कोरिलेशन में सीधी बात है कि जब भी हम रिलेशन देखेंगे वेरिएबल्स के बीच और कोरिलेशन की बात कर रहे होंगे तो कभी भी ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक वेरिएबल है आपके पास और आप कह रहे हो कि ये कोरिलेशन है इस पर्टिकुलर टेबल में। नो, व्हेन देयर विल एटलीस्ट देयर शुड बी द 2 वेरिएबल्स, कम से कम 2 वेरिएबल होंगे तभी आप ये कह सकते हैं कि ये कैसा है, ये एक सिंपल कोरिलेशन है। व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन ओनली 2 वेरिएबल इज स्टडीड, सच कोरिलेशन इज सिंपल कोरिलेशन। यानी कि सरल सहसंबंध उसी को हम केवल कहेंगे जिसमें कम से कम 2 चरों का होना जरूरी है, आवश्यक है, और ऐसे ही सहसंबंध हमारा क्या कहलाता है, सरल सहसंबंध कहलाता है। अब आते हैं पार्शियल कोरिलेशन पे। पार्शियल कोरिलेशन आंशिक, पार्शियल का मतलब होता है कि the correlation is said to be partial when relationship between 2 variable is studied while the other one is held constant। हम 2 वेरिएबल्स तो इसमें देखेंगे, लेकिन इसमें एक वेरिएबल हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं आ रहा होगा, तब हम उसे कहते थे पार्शियल कोरिलेशन। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा सहसंबंध जिसमें 2 वेरिएबल्स को हम अध्ययन करते हैं, लेकिन दूसरा जो वेरिएबल होगा वो हमेशा कैसे स्टेट में होगा, दैट विल बी ऑलवेज इन कांस्टेंट स्टेट, देयर विल बी नो चेंज इन अनदर वेरिएबल, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन अनदर वेरिएबल। यानी कि दूसरा जो वेरिएबल है उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल रहा होगा, तभी वो हमारा पार्शियल कोरिलेशन में आता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जब हम कोई भी जो प्रोडक्ट है हमारा, जैसे उसका प्राइस है, प्रोडक्ट है, या जो उसका टेस्ट है, इनकम है, एक्सपेक्टेशंस ऑन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट आर स्टडीड साइमल्टेनियसली। एक साथ हम सारी चीजों को साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सारी चीजें उस प्रोडक्ट की प्राइस पर, उसकी कीमत पर, उसकी डिमांड पर कोई प्रभाव डाल रही है या नहीं डाल रही। अगर डाल रही है तब वो पार्शियल कोरिलेशन नहीं है, अगर नहीं डाल रही है, दूसरे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, देन ओनली इट विल कॉल्ड पार्शियल कोरिलेशन। अब बात करते हैं मल्टीपल कोरिलेशन की। मल्टीपल कोरिलेशन यानी कि जब 2 से अधिक हमेशा वेरिएबल होंगे, यानी कि या तो वेरिएबल उसमें संख्या 3 होगी या 4 होगी या 4 से अधिक आप ले सकते हैं। यानी कि देयर विल बी अ कॉमन फंडा कि आपका जो वेरिएबल्स होंगे वो मोर देन 2 होने चाहिए। इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, तभी हम उसको क्या कहेंगे, मल्टीपल कोरिलेशन कहेंगे। एंड मल्टीपल कोरिलेशन एग्जिस्ट when the relationship between 3 or more than 3 variable is studied simultaneously। जब हम 3 या 3 से अधिक वेरिएबल्स को एक साथ अध्ययन करते हैं और उनके बीच में परस्पर सहसंबंध ज्ञात करते हैं, तब हम उसे क्या कह देते हैं, मल्टीपल कोरिलेशंस कह देते हैं। मल्टीपल कोरिलेशन की हम बात जब करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आप प्राइस है, प्रोडक्ट है, टेस्ट है, इनकम है, फर्नीचर है,
एक से ज्यादा और डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट आर स्टडीड साइमल्टेनियसली, यानी कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड है, जो प्रोडक्ट हम स्टडी करना चाहते हैं उसमें हमेशा हम देखेंगे कि उसकी जो डिमांड है उसका जो प्रभाव है वो किस तरीके से इसके और वेरिएबल्स पर प्रभाव डाल रहा है। जब 3 या 3 से अधिक चरों के बीच में संबंध एक साथ अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन कह देते हैं। उदाहरण के लिए उत्पाद की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, उससे रिलेटेड जितने भी जो वस्तुएं हैं उनकी क्या कीमत है, उनकी इनकम, साथ ही साथ उनकी डिमांड, भविष्य की अपेक्षा का प्रभाव एक के साथ अध्ययन किया जाता है। यानी कि इन फ्यूचर क्या इफेक्ट आएगा अगर हम इन तीनों चीजों को स्टडी कर रहे हैं, इन तीनों वेरिएबल को मिलाकर, तब हम इसे कह देंगे दैट इज कॉल्ड अवर मल्टीपल कोरिलेशन। अब हमने अभी तक यहाँ पे 3 ही तरीके के पढ़ने की कोशिश किए हैं कोरिलेशन में। दैट वाज वन वाज अवर सिंपल कोरिलेशन, सेकंड वन वाज अवर पार्शियल कोरिलेशन एंड द थर्ड वन इज अवर मल्टीपल कोरिलेशन। फर्स्ट वन में हमने ये समझा कि भाई जो हमारा सरल सहसंबंध होता है उसमें क्या हो रहा है कि आपके पास कम से कम 2 वेरिएबल होने चाहिए, तभी हम उसे क्या कहेंगे, यानी कि 2 वेरिएबल्स के बीच में जब हम सहसंबंध ज्ञात करते हैं तो उसे सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। जब 2 वेरिएबल्स तो हो लेकिन एक वेरिएबल उनमें से कांस्टेंट रहे, यानी कि दूसरे पे कोई प्रभाव ना डाल रहा हो, वो कांस्टेंट स्थिति में है, देन वी विल कॉल इट आंशिक, जिसे हम पार्शियल कह रहे हैं कोरिलेशन। एंड द थर्ड वन इज जब 2 या 2 से अधिक कोरिलेशन की बात हम करेंगे तब हमारा कोरिलेशन क्या कहलाता है, दैट इज मल्टीपल कोरिलेशन। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ चेंज, रेखीय और अरेखीय यानी कि लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन। कोरिलेशन इज सेड टू बी लीनियर व्हेन द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल tends to be bear constant ratio into the amount of change in other। यानी कि ऐसे वेरिएबल्स जब एक चर में परिवर्तन की मात्रा दूसरे चर में परिवर्तन की मात्रा के अनुपात में स्थिर होती है, यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी से पहले वाले में चेंज आ रहा है वैसा परिवर्तन की उसकी मात्रा कैसी है, वहां पे स्थिर है, कांस्टेंट है। द अमाउंट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल टेंड्स टू बी बियर द कांस्टेंट अमाउंट ऑफ चेंज इन अनदर। अब नॉन लीनियर में क्या होगा, नॉन लीनियर में क्या करेगा कि एक ऐसा कोरिलेशन हम देखते हैं कि वेरिएबल डज नॉट बियर ए कांस्टेंट रेशियो, ये कांस्टेंट रेशियो बियर नहीं करेगा इन द अमाउंट चेंज इन द अनदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल की मात्रा में स्थिर अनुपात ये नहीं रखेगा। समझने की कोशिश करते हैं, एक ग्राफ के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी। अगर हमारा ये इस तरीके से वो बनता है, यानी कि जिस वैल्यू से उसमें चेंज आ रहे हैं दूसरे वाले एक्स एक्सिस एंड वाई, दूसरे में भी उसी एक्सिस से कॉन्स्टेंटली वेरिएबल में वैल्यू चेंज हो रही है, तब हम इसे क्या कह देंगे, लीनियर कह देंगे। लेकिन जब नॉन लीनियर की बात आएगी तो आप देखेंगे कि जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से शो करेगी कि जो सहसंबंध में आपको बता रहा है दूसरे चर में परिवर्तन की मात्रा के लिए एक स्थिर अनुपात नहीं रखेगा, यानी कि एक कांस्टेंट रेशियो नहीं होगा कि जितने पे परिवर्तन पहले में हो उतने में दूसरे में हो। इसमें तो कांस्टेंट रेशियो है दोनों में, जैसे जैसे पहले वाला वेरिएबल में चेंज वैसे वैसे दूसरे में। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, आप इसमें कांस्टेंट रिलेशनशिप नहीं होगी दूसरे वेरिएबल में। आई थिंक सो, इज इट क्लियर? अब बात करते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन की। डिग्री ऑफ कोरिलेशन में जब हम देखते हैं तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन की जब हम बात करते हैं तो हम मेजर करते हैं कि जो कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, और कोफिशिएंट कोरिलेशन किस तरीके से हम मापेंगे, किस तरीके से उसे मेजर करेंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो कोरिलेशन है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल बी आइदर पॉजिटिव वन और आइदर नेगेटिव वन, यानी कि हमेशा एक होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। जो इस डिग्री का वर्णन करता है कि दो जो वेरिएबल्स हैं वो उसमें क्या समन्वय है, साथ ही साथ दोनों चरों के बीच में तीव्रता की डिग्री को गुणांक में से मापा जाता है कि उनमें कितनी जो तीव्रता है जो डिग्री की वो क्या है, उसे हम मापन करने के लिए हमें डिग्री ऑफ कोरिलेशन की जरूरत पड़ती है। अब इसमें भी हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके के कोरिलेशन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे परफेक्ट कोरिलेशन होता है,
और मिडिल कोरिलेशन होता है, इसके अलावा जीरो कोरिलेशन होता है, इसके अलावा पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, निगेटिव कोरिलेशन होता है। तो इफ टू वेरिएबल्स चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन, यानी कि इंक्रीज या जितनी प्रोपोर्शन में पहला वाला इंक्रीज हो रहा है इतने में दूसरे वाला होगा, जिस रेशो से ऊपर वाला घटेगा उसी से दूसरे वाला घटेगा। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहां इस बात पर ध्यान रखना है इस डेफिनेशन में, इफ टू वेरिएबल्स चेंज इन द सेम पोर्शन द कोरिलेशन बिटवीन देन द परफेक्ट कोरिलेशन, या तो एक जिस मात्रा में पहले एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है उसी में दूसरा, जिस तरह जितने लेवल पे वो डिक्रीज हो रहा है, जितनी डिग्री पे उतने पे दूसरा डिक्रीज हो रहा है, देन इट विल कॉल्ड अवर परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन कैन बी अ पॉजिटिव और अ निगेटिव, या तो ये पॉजिटिव होगा या ये क्या होगा, निगेटिव होगा। अब इसी को नीचे लिखने की कोशिश की है हिंदी में कि एक ही अनुपात में दोनों, एक ही रेशियो में दोनों क्या करेंगे, या तो बढ़ेंगे या घटेंगे एक ही रेशियो में। ऐसा इसमें नहीं होगा। सेम जिस रेशियो में एक वेरिएबल बढ़ रहा है उसी रेशियो में दूसरा वेरिएबल। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की। यदि दो चरों के बीच पूर्ण सकारात्मक संबंध है, यानी कि दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप है अगर, तो हम उसे कैसे डिनोट करते हैं, हम उसे कैसे डिनोट करेंगे, +1 से। उसे हम कैसे डिनोट करेंगे, दैट विल बी कॉल्ड फ्रॉम +1। और अगर यदि दोनों के बीच में निगेटिव है, यानी कि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, लेकिन उसी सेम रेशो में, तो उसे हम किससे डिनोट करेंगे, निगेटिव से। अगर दोनों चरों के बीच में अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है देन हम उसे किससे डिनोट करते हैं, +1 से, और अगर निगेटिव रिलेशनशिप है देन वी विल डिनोट इट -1। अब बात आती है जीरो कोरिलेशन की। जब दोनों जो वेरिएबल हैं हमारे पास में, उन दोनों में कोई भी रिलेशन तब आपको देखने को ना मिले, दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे एक शर्ट की डिमांड का पेन की सेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर शर्ट की कीमत में इजाफा भी हो जाए या शर्ट की कीमत कम भी हो जाए, तो उसकी अगर मैं ये कहने लगूं कि जो पेन है या स्टेशनरी है उसके ऊपर, उस वेरिएबल के ऊपर उसका कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि इसे यही कह रहे हैं कि हैव नो रिलेशनशिप बिटवीन देम, द कोरिलेशन इज जीरो, इंप्लाइज चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल हैज नो इफेक्ट ऑन द चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। यानी कि जब पहले एक वेरिएबल का प्रभाव दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पे कोई प्रभाव ना डाले, उससे कोई प्रभाव उसके ऊपर ना पड़े। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को जो हम डिनोट करेंगे, जब इसमें कोई रिलेशनशिप दिख ही नहीं रही है, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, हमेशा 0 से। आपने देखा था जब हम पॉजिटिव कोरिलेशन की बात कर रहे थे लास्ट वाले में, तो हम उसे किससे डिनोट कर रहे थे, +1 से। लेकिन अब इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप है ही नहीं, एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव डाल ही नहीं रहे हैं, तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे, 0 से। साथ ही साथ it does not imply that these two variables are independent, it is only indicate non-existence of interrelationship between two variables। इसका ये कतई अर्थ नहीं है कि ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं ये कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, बल्कि ये क्या शो करते हैं कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जब दोनों वेरिएबल्स के बीच कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ना करे, दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव ना डाले, तभी हम उसे क्या कहते हैं, जीरो कोरिलेशन कहते हैं। हिंदी में समझते हैं, यदि दो चरों के बीच कोई संबंध नहीं है तो सहसंबंध का मान हमेशा और हमेशा 0 हो जाएगा। और इसका अर्थ यह नहीं है कि ये दोनों स्वतंत्र है। ये बात आपको थोड़ा सा अंडरलाइन करनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल ना मान ले कि अगर कोई संबंध नहीं है तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट बन गए। ठीक, केवल दो चरों के बीच में रैखिक संबंध के अस्तित्वहीन होने का संकेत देते हैं। क्योंकि आप देखते हैं जब लीनियर कोरिलेशन हमने पढ़ा था तो लीनियर में दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करते थे, या तो पॉजिटिव इफेक्ट डाल देते या निगेटिव, लेकिन अस्तित्वहीन है। अब इसमें कोई लीनियर कोरिलेशन नहीं है, लीनियर कोरिलेशन नहीं है, इसीलिए हम इससे किससे इंडिकेट कर रहे हैं,
0 से, लेकिन ऐसा कतई भी नहीं है कि ये दोनों अपने आप में वेरिएबल्स जो होंगे ये कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, बट फिर प्रभाव नहीं डाल रहे होंगे किसी के ऊपर भी, राइट। अब बात आती है द लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, यानी कि जब जो डिग्री है कोरिलेशन की वो कैसी होगी, सीमित होगी। पूर्ण सहसंबंध और शून्य सहसंबंध के बीच एक सीमित डिग्री का संबंध मौजूद होता है, जिसका अर्थ यह होता है कि सहसंबंध का गुणांक का मान या तो 0, 1 या -1 या तो +1 या -1 के बीच होता है, और यह सीमित मात्रा उच्च, माध्यम और निम्न हो सकती है। ये जो वैल्यू होगी हमेशा जो हम +1 या -1 से इंडिकेट करते हैं, ये हमेशा या तो हाई होगी या ये हमेशा मिड होगी या लो। इसमें 3 ही कैटेगरी हमेशा बनेगी, और एक कैटेगरी हमारी लास्ट में बनती है दैट इज 0 की, जिसमें हम दोनों का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में 0 ही आपको शो होता है। हाई होगा या तो ये मध्यम होगा या लो होगा। इसमें एक खास बात यह है कि इन दोनों इसमें क्योंकि ये लिमिटेड की बात कर रहा है, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन की, तो दो वेरिएबल्स के बीच में जो संबंध होगा वो एक लिमिट तक ही होगा, उनके बीच में एक डिग्री का कोरिलेशन होगा कि इस लेवल तक ये इसके बीच संबंध पाया गया है। या तो मैंने बताया तो प्लस या -1, यानी कि जैसे 0.75 से लेकर 0.25 या 0.75 से लेकर +1 या -1, कुछ कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। अब इस टेबल से और समझते हैं, थोड़ा और क्लस्टर क्लियर हो जाएगा आपको। अगर कोई पूर्ण कोरिलेशन है, अगर पूर्ण सहसंबंध है, पूर्ण सहसंबंध मैंने पहले ही बताया था कि दो वेरिएबल्स होने चाहिए, दोनों वेरिएबल एक दूसरे को प्रोपोर्शनेटली क्या करेंगे, प्रभाव डालेंगे। और हमेशा जब भी कोई चीज किसी पे प्रभाव डालती है तो उसका कारण और उसका परिणाम दोनों आपके सामने होते हैं। तो या तो पॉजिटिव होगा वो या नेगेटिव होगा। या तो पॉजिटिव होगी वो डिग्री या नेगेटिव, क्योंकि ये कैसा कोरिलेशन है, परफेक्ट कोरिलेशन है, पूर्ण सहसंबंध है। अब पूर्ण सहसंबंध में भी फिर अभी मैंने बात करी थी लिमिटेड, क्योंकि पूर्ण सहसंबंध तो या तो +1 होगा या माइनस, लेकिन जब हम सीमित कोरिलेशन की बात कर रहे हैं, लिमिटेड कोरिलेशन की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि या तो +1 और -1 के बीच की ही हमेशा वैल्यूज आपको मिलेंगी। अब अगर हाई कोरिलेशन हम दो वेरिएबल्स के बीच देखते हैं तो 0.75 से लेकर 1 तक, लेकिन ये कैसी वैल्यू है, प्लस में। और अगर माइनस में भी होगा तो 0.75 से -1 ऊपर, क्योंकि नेगेटिव वाला है, इधर पॉजिटिव। अगर मीडियम कोरिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच में तो 0.25 से लेकर 0.75 प्लस में वैल्यू, और -0.25 से लेकर -0.75 तक। अगर कोई दो वेरिएबल्स या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में हमने जो कोरिलेशन देखा है, वो रिजल्ट आया उसका वो लो है अगर, तो हम जानते हैं या तो +0.25 होगा या 0 से लेकर 0.25 होगा, लेकिन कैसा, माइनस में। और अगर वैल्यू 0 है तो हम जानते हैं कि उसमें कोई भी वेरिएबल है ही नहीं, तो अभाव है रिलेशनशिप का उनके बीच में। इसको हमेशा 0 से इंडिकेट कर देते हैं। आई थिंक सो आज का जो सेशन है हमारा, उसमें हमने ये जानने की कोशिश की है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध हम किसे कहते हैं। तो सहसंबंध में हमने ये जाना कि सहसंबंध का मतलब है दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन देखना या पारस्परिक संबंध देखना, ये दो वेरिएबल्स के बीच में क्या फैक्ट आ रहा है, उसको हम क्या कह देते हैं, कोरिलेशन कह देते हैं। साथ ही साथ कोरिलेशन को भी हम अलग अलग डायरेक्शन के आधार पर, रेशो के आधार पर हमने ये समझा कि किस तरीके से हम उसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, किस तरीके से हम उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। अब जैसे पार्शियल कोरिलेशन है, सिंपल कोरिलेशन है, मल्टीपल कोरिलेशन है। तो सिंपल कोरिलेशन में एक कंडीशन होती है कि देयर शुड बी 2 वेरिएबल्स एटलीस्ट,
दो वेरिएबल होने चाहिए और दो वेरिएबल के बीच में जब हम संबंध ज्ञात करते हैं तो हम उसे कहते हैं सिंपल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन यानी कि वेरिएबल तो दो होंगे लेकिन एक वेरिएबल कैसे फॉर्म में होगा, कांस्टेंट फॉर्म में, देन इट विल कॉल्ड कि दैट इज पार्शियल कोरिलेशन, ये आंशिक सहसंबंध है। थर्ड हमने ये जाना कि मल्टीपल कोरिलेशन जब दो से अधिक वेरिएबल्स होंगे, 3 या मोर देन 3, देन वी विल कॉल्ड इट मल्टीपल कोरिलेशन। फिर हमने देखा कि लीनियर कोरिलेशन को हम क्या कह देते हैं कि जब एक चर में परिवर्तन की मात्रा दूसरे चर के परिवर्तन की मात्रा के अनुपात में स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन नॉन लीनियर में यानी कि वो कर्वी होगा, यानी कि पहले वाले में जो चेंज हो रहा है दूसरे वाले की जो मात्रा है वो कांस्टेंट नहीं होगी पहले वाले के प्रोपोर्शनेटली, इसे हम कह देते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन हम समझ चुके हैं, साथ ही साथ परफेक्ट कोरिलेशन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा और समान रेशो में ही दोनों वेरिएबल्स क्या होंगे, चेंज होंगे, बदलेंगे, दोनों का रेशो बिल्कुल सेम होगा। कोफिशिएंट कोरिलेशन में देयर आर द टू एस्पेक्ट, वन विल बी द पॉजिटिव वन एंड अनदर वन विल बी द नेगेटिव वन, और हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन विल ऑलवेज बी 1। और इसमें भी 3 कैटेगरी होती है, हाई, मिडिल एंड लो। और हाई, मिडिल और लो को हम डिनोट करते हैं कि अगर वेरिएबल का जो मान है 0.75 से लेकर 25 तक है तो हाई है, या तो पॉजिटिव में या नेगेटिव में। अगर मीडियोकर है तो 0.25 तक, अगर लो है तो 0.25 से 1 तक यानी कि नेगेटिव या पॉजिटिव। और अगर अभाव है दोनों में तो उसको हम क्या कह देंगे, 0 से डिनोट कर देंगे, या उसे हम कह देते हैं जीरो कोरिलेशन, जब दोनों वेरिएबल्स के बीच कोई रिलेशनशिप ना पाई जाए। आई थिंक सो आज के इस सेशन में हमें कोरिलेशन के बारे में अच्छे से समझा और कोरिलेशन को एक अच्छा कह सकते हैं कि आने वाला जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हैं, साथ ही साथ जितना भी हमारा रिसर्च वर्क है, जो हम डिसर्टेशन या अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उनमें भी ये स्टैटिस्टिकल जो हमारी कोरिलेशन है या सेंट्रल टेंडेंसी में जो मीन मोड मीडियन है, या इसके अलावा कॉल पियर्सन जो हम अगले सेशन में करेंगे, ये टॉपिक्स एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं। तो आई होप सो कोरिलेशन आज यहाँ कंप्लीट में हो जाता है हमारा। कोरिलेशन को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये अगले सेशन में हम समझेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।